नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं, दरअसल वो एक सर्कुलर है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूजीसी कहते हैं, उसकी ओर से जारी किया गया है। और ये सर्कुलर है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में एक सेल्फी पॉइंट बनाने का। ये सेल्फी उस पॉइंट में क्या क्या होगा, उसके बैकग्राउंड में उसका क्या उपयोग होगा, किस तरह से उस सर्कुलर को फॉलो कराने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी के डीन रहे, कानूनविद, संविधानविद, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर MP सिंह साहब को। तब हम इस मुद्दे पर आगे कुछ अपनी तरफ से नहीं जानते हैं, नहीं बोलते हैं, सीधे सुनिए प्रोफेसर सिंह से। चतुर्वेदी जी, इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए आपने हमको अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और जो लोग इस विमर्श को देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक चीज आपको बता दूं, इस सर्कुलर में जो सेल्फी पॉइंट बनेगा उसके बैकग्राउंड में मोदी जी रहेंगे। जी, उनका कटआउट होगा। हाँ, उनका कटआउट होगा। और इस सर्कुलर के अंतिम लाइन को अगर आप पढ़ेंगे तो यह सर्कुलर जो जगदेश प्रसाद चेयरमैन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के, जो पहले JNU के वाइस चांसलर थे, जी जी, और JNU की संरचना, उसके उद्देश्यों और वहाँ की स्वायत्तता और छात्रों के प्रजातांत्रिक अधिकारों पर उन्होंने कितना घातक हमला किया, ये पूरा देश और दुनिया जानती है। तो उन्हीं जगदेश प्रसाद का ये सर्कुलर है। मोदी जी का कटआउट रहेगा और स्पेस साइंस से लेकर और चंद्रयान जाने तक, मतलब देश में जो कुछ हुआ वो 14 के बाद हुआ जी, उसका बखान किया लिखा रहेगा उसमें। और अंतिम लाइन को अगर आप पढ़ेंगे, इससे राष्ट्रीय गौरव बढ़ेगा। जी जी जी, मतलब अगर विश्वविद्यालय और कॉलेजों को एक नेता और एक शासन में आरूढ़ पार्टी का प्रचार करने से राष्ट्रीय गौरव बढ़ेगा। जी, ये इसका लबोलबाब, हाँ, इसका मुख्य तत्व है। लेकिन इस विषय को ठीक से समझने के लिए आपको उच्च शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में कुछ जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। आज ही मेरे पास एक ये किताब आई है, रघुराम जी राजन और रोहित लांबा की, जी, जो अभी 10 दिन पहले प्रकाशित हुई है। जी, और इस किताब का नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड। जी, मतलब ढांचा को तोड़ने की जरूरत है।
ये हिंदी में इसका अर्थ हुआ। बिल्कुल। और इस पुस्तक को समस्त अध्यापकों को खास तौर से पढ़ना चाहिए और विद्यार्थियों को, खास तौर से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्रों से मेरा अनुरोध है, जहां मैंने 41 वर्ष तक अध्यापन का काम किया। हाँ। छात्र जीवन को मैं माइनस करके बता रहा हूं। जी। इसमें पेज नंबर 140 से 162 तक 22 पेज में उच्च शिक्षा की दुर्दशा की चर्चा है और उसको कैसे सुधारा जाए इसके कुछ सुझाव दिए गए हैं। एक इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक थे जेरेमी बेंथम। हाँ। उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है जो लॉ के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है, थियरी ऑफ लेजिस्लेशन। एक जगह उन्होंने लिखा है कि अगर आप किसी राष्ट्र की वास्तविक स्थिति को जानना चाहते हो तो वहां के किसी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में 5 मिनट घूम लीजिए तो आपको उस देश की वर्तमान स्थिति की पूरी जानकारी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो सामंतवाद को अलविदा कहा गया 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात, जो पुनर्जागरण के कारण हुआ, उदारवादी प्रजातांत्रिक मूल्यों का जन्म हुआ, वहां पर देखिए ये विश्वविद्यालय नाम क्यों पड़ा, यूनिवर्सिटी जी। ये इसका अर्थ ये है कि जो विश्व की ज्ञान की विभिन्न धाराएं हैं, हाँ, उनसे परिचित कराया जाए, विभिन्न प्रकार के विचारों की सृजनात्मक और आलोचनात्मक प्रक्रियाओं को सिखाया जाए, जिससे विश्व और किसी खास देश के लिए कौन सी व्यवस्था उचित होगी, मानवाधिकारों की क्या स्थिति होगी, व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों की क्या स्थिति होगी, विज्ञान टेक्नोलॉजी की क्या स्थिति होगी, सामाजिक विज्ञानों के माध्यम से अपने इतिहास को पढ़ते हुए, वर्तमान को संदर्भ में रखते हुए, भविष्य में किसी राष्ट्र की भलाई के लिए कैसी योजनाएं, कैसा ढांचा, किस तरह के शासन व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर खुला विचार, सृजनात्मक विचार और साथ साथ आलोचनात्मक विचार, हाँ, के सृजन का केंद्र को विश्वविद्यालय कहते हैं। हाँ। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार का ये संस्था नहीं होनी चाहिए। यहां पर बिल्कुल स्वतंत्र वातावरण में विभिन्न प्रकार के विचारों का उत्पादन, उनमें टकराव, उसमें संश्लेषण और किसी समाज के लिए कौन से विचार सर्वोचित होंगे, सर्वथा उचित होंगे, इस पर गहन विमर्श, अध्ययन और शोध के ये संस्थान है। सिंथेसिस एंड सिंथेसिस। अब आप वर्तमान सरकार और उच्च शिक्षा के रिश्ते को समझिए। इसके लिए आपको एडोल्फ हिटलर के नाजीवाद और फांसीवाद से प्रारंभ करना पड़ेगा। देखिए, एक रैखिक विचार और राजनीति को चलाने के लिए जो तानाशाही पर आधारित सरकारें होती हैं, वो सबसे पहले विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, स्वतंत्रता,
स्वतंत्र चिंतन परंपरा को विध्वंस कर देती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि जर्मनी का जो सर्वश्रेष्ठ विद्यालय था, विश्वविद्यालय, फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी, जी जी जी, हिटलर ने सबसे पहले उसको बर्बाद किया। शायद उसी से प्रेरणा लेकर और इतिहास का ये ज्ञान रखते हुए एक खास किस्म की दमनकारी विचारधारा, एक रैखिक विचारधारा को जो चलाने वाले लोग हैं, जो अब शासन में आ गए हैं, उन्होंने सबसे पहले देश में उन विश्वविद्यालयों पर हमला किया जिनकी दुनिया में ख्याति थी, हाँ, खास तौर से समाज विज्ञान के क्षेत्र में। अगर आप विश्वविद्यालयों की वैश्विक सूची को देखेंगे तो जैसे 100 तक को अगर आप देखें तो उसमें किसी विश्वविद्यालय का नाम भारत से नहीं आता। उसके जब बाद आप बढ़ते हैं तो साइंस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, हाँ, समाज विज्ञान में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी जहां से जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र कुमार बोस, मेघनाथ साहा ऐसे वैज्ञानिक पैदा हुए, यादवपुर यूनिवर्सिटी, या जहां रोहित वेमुला को आत्महत्या के लिए धकेला गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, काफी हद तक दिल्ली विश्वविद्यालय जहां से अभी लक्ष्मण यादव को निष्कासित कर दिया गया क्योंकि वो उनके विचार जो है व्यवस्था के अनुकूल नहीं थे, आप कह सकते हैं कि प्रतिकूल थे। तो एक मतलब मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में जब राधा कृष्णन यहाँ के वाइस चांसलर थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, तो यहां से बहुत बड़े बड़े विद्यार्थी ब्रिटिश दमन के शिकार हुए और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। वो गौरवशाली इतिहास रहा है। और जब ब्रिटिश आर्मी विश्वविद्यालय में प्रवेश करना चाहती थी तो राधा कृष्णन सड़क पर लेट गए और उन्होंने कहा कि हमारे विद्यार्थियों को छूने के पहले आपको मेरे शरीर को रौंदते हुए विश्वविद्यालय में जाना होता। तो ब्रिटिश सेना लौट गई। तो बड़े बड़े नाम है, राजनारायण जी, प्रभु नारायण जी, बड़े बड़े नेता यहां से गिरफ्तार हुए, लंबे समय तक जेल में रहे। तो ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का सर्कुलर है, इसने ये साबित कर दिया, जैसे आपने कल राज्यसभा में जो चुनाव आयोग को लेकर जी विधेयक बन गया, हाँ, जिसकी स्वायत्तता पूर्ण रूपेण विनष्ट कर दी गई। बिल्कुल। मैंने अपने पिछले संवाद में आपसे शनिवार को कहा था कि सोमवार को जो फैसला 370 पर आएगा कश्मीर पर, उसकी वो घोषणा निश्चित रूप से सरकार के पक्ष में आएगा जी। क्योंकि आप जैसे भारतीय उच्चतम न्यायालय के चरित्र को इधर कुछ वर्षों में देखिए तो कुछ न्यायाधीश, खासतौर से मुख्य न्यायाधीश, जिसमें मैं डी.वाई. चंद्रचूड़ का भी नाम लेना चाहता हूं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 141 में आप
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लॉ होता है, वो सब पर बाध्य है। हाँ। वो हमारे ऊपर भी बाध्य है। हाँ। मैं निर्णय की न तारीफ कर रहा हूं न निंदा, जी जी। लेकिन ये जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये रेटोरिक्स के आदमी हैं। ये बाहर सेमिनार में जगह जगह घूमकर लोकप्रिय बातें करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन कोई भी निर्णय ये सरकार के विरुद्ध नहीं कर सकते। मैं आज एक और घोषणा कर दे रहा हूं आपके मंच से कि उच्चतम न्यायालय इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी सरकार के समर्थन में फैसला देगी। ये सबको मालूम हो गया है। हाँ हाँ। तो आपने चुनाव आयोग को देख लिया, आपने बाकी संस्थाओं को ईडी, सीबीआई, आईटी देख ही रहे हैं। जी जी जी। आप विजिलेंस कमीशन को देख ही रहे हैं। लोकायुक्त तो है ही नहीं है, जिसके नाम पर ये लोग हाँ, चुनाव लड़े थे। तो नाटा गांधी पैदा हुआ था, जी, अन्ना जी, हजारे जी। वो एक आरएसएस के एजेंट के रूप में उसने आंदोलन चलाया और उसमें काफी भले लोग भी फंस गए। हाँ। फंस गए कि समझे कि शायद ये भ्रष्टाचार पर वार कर रहा है, लेकिन वो वार कर रहा था कांग्रेस पर। हाँ। भ्रष्टाचार एक माध्यम था, एक बहाना था। तो अब जैसे अगर आप खास तौर से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की आप शासन व्यवस्था को देखें तो यहां सबसे पहले एकेडमिक काउंसिल के आकार को छोटा किया गया। पहले उसमें सभी प्रोफेसर सदस्य होते थे। मैं भी जाता था उन मीटिंग्स में। बाद में कह दिया कि केवल हेड, डीन, डायरेक्टर रहेंगे और एक रीडर और एक लेक्चरर सीनियरिटी से रहेगा। उसको संकुचित कर दिया गया। आज एकेडमिक काउंसिल की हालत यह है कि लोग कुलपति को तरफ से आने वाली हवा का रुख देखते हैं कि वो हवा किधर जा रही है। अभी तो एकेडमिक काउंसिल है ही नहीं है। नहीं है एकेडमिक काउंसिल है। तो यह एक कुलपति उन्मुख समाज है। आज के विश्वविद्यालय कुलपति उन्मुख समाज है। और अगर 400 विश्वविद्यालय मान लीजिए हैं तो सभी कुलपति एक ही विचारधारा के हैं। हाँ। एक रैखिक विचारधारा है। अब आप दूसरी जो यहां की एक अथॉरिटी है, वाइस चांसलर तो ऑफिसर है, वो अथॉरिटी नहीं है। उसका काम है कि अथॉरिटी के निर्णयों को क्रियान्वित करे, इसलिए वाइस चांसलर होता है। हमारे यहां की पूरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल सरकार के द्वारा नामित है। अब जब सरकार के द्वारा नामित, अभी तो 8 महीने से एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ही नहीं है जी, है ही नहीं है। हाँ। बीएचयू में वही और वही तलाश चल रही है। अपने मन मुताबिक, नहीं, मन मुताबिक नहीं, अपने विचारों से जो लोग सहमत हों उनके विचारों से। नहीं नहीं, जो उसके अनुयायी हो, सहमत नहीं। जी जी जी, ठीक बात कहा। प्रचारक हो। हाँ, आजकल प्रचारक लोगों को गोदी मीडिया विचारक या विश्लेषक का नाम देती है। वो है प्रचारक जी जी। एक खास विचारधारा के। तो हम लोग, जब मैं अध्यापक संघ का अध्यक्ष था बीएचयू में, मुझे याद है उसके पहले से भी बीएचयू बिल के संशोधन पर बहुत संघर्ष हुआ। हमें याद है अर्जुन सिंह जी जब एजुकेशन मिनिस्टर थे तो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हम लोगों ने समानांतर एक विधेयक तैयार किया, ले जाके अर्जुन सिंह को दिया हम लोगों ने
कि आप विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को बचाइए, क्योंकि विश्वविद्यालय स्वतंत्र विचार, चिंतन, मनन, आलोचना का एक मातृभूमि होती है। हाँ, वहीं से विद्यार्थी की बौद्धिकता का प्रस्फुटन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो खैर ये कुलपति उन्मुख समाज हो गए हैं सब। अगर डिग्री कॉलेज है तो प्रिंसिपल उन्मुख समाज है। अगर राज्य के विश्वविद्यालय हैं तो उसमें राज्य सरकार के, जैसे मध्य प्रदेश को आप लीजिए जहां अभी चुनाव हुआ है, वहां के सभी कुलपति राज्य विश्वविद्यालय के एक ही विचार के हैं। हाँ, वो वही स्थिति केंद्रीय विश्वविद्यालयों की भी है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। तो मान लीजिए स्वायत्तता समाप्त हो गई, एक ही तरह के विचार के अध्यापकों की नियुक्ति हो रही है। मैं विश्वविद्यालय से रिटायर हो चुका हूं, लेकिन मैं बड़ी करीब से, चूंकि वो मेरी मातृ संस्था रही है, बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से रोजी रोटी चली है। अगर मेरी मां के बाद किसी ने पाला है तो हमको बीएचयू ने पाला है, इसलिए मेरा लगाव है। नहीं, सही बात है। आप तो वहाँ छात्र भी रहे, अध्यापक भी रहे, तो इतना लंबा पीरियड 41 साल आपने अध्यापन किया जी। हमारे जैसे लोग जो वहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए और जिनका ये मानना है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उस विश्वविद्यालय की देन हूँ। एग्जैक्टली। और मैं केवल अध्यापक ही नहीं था, देखिए मैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का मेंबर था, मैं इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट का जनरल बॉडी कार्यकारिणी का सदस्य था। मैं बहुत विधि के क्षेत्र में बड़े बड़े सम्मानित पदों पर रहा हूं। लेकिन हम लोग की अपेक्षा ये थी कि शायद 2014 के बाद स्थितियां बदलेंगी और शिक्षा व्यवस्था में ऐसा सुधार होगा। देखिए, रघुराम राजन की पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो एक तरफ अगर हम विज्ञान टेक्नोलॉजी में और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना चाहते हैं, जो कि कोई भी सरकार होगी तो एक उम्र के बाद अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ ही जाता है। और खास तौर से भारत ऐसे देश में, अब जैसे चीन की अर्थव्यवस्था आपसे 6 गुना बढ़ी है। जी जी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था आपसे 8 गुना बढ़ी है। आपके यहां 40% बच्चे को पौष्टिक आधार नहीं है, उनकी स्टंटिंग हो रही है। आप चाहते हैं कि हम जैसे कि ऑप्टिक फाइबर में चिप की मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ जाएं, लेकिन सवाल है कि आपने विश्वविद्यालयों पर, अगर आप ऐसे सोचिए चतुर्वेदी जी कि आप मिथक को इतिहास में परिवर्तित कर रहे हैं, मिथकों को, जी जी, और आप अंधविश्वास को विज्ञान मान रहे हैं। हाँ, कि हमारे यहां प्लास्टिक सर्जरी थी और गणेश के गर्दन कट गया तो हाथी का गर्दन ले आके लगा दिया गया, हमारे यहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी होता था, हमारे यहाँ पुष्पक जहाज था। अब मान लीजिए जनवरी में हमको ऑस्ट्रेलिया जाना है अपनी बेटी के यहाँ, अब हमको टिकट बुक कराना है। अब मैं अंधभक्त हूं मान लीजिए, अब मैं बुकिंग ढूंढ रहा हूं कि पुष्पक जहाज में टिकट मिल जाए, क्योंकि भारत में था। हाँ, सवाल है नहीं मिल रहा है हमको, वही बोइंग जहाज में मिल रहा है, एयर बस में मिल रहा है। एक यूरोप का जहाज है, एक अमेरिका का जहाज है। तो आप एक नई परंपरा शुरू किए कि आप मिथकों को इतिहास बता रहे हैं और अंधविश्वास को विज्ञान बता रहे हैं।
यही बच्चे आप कहते हैं कि 2047 में हम सबसे बड़ी विकसित राष्ट्र हो जाएंगे, विश्व गुरु तो हम हो ही चुके हैं। तो अगर ये कुपोषित बच्चे जो आज मान लीजिए कोई बच्चा 5 साल का है, तो 24 साल के बाद 47 आ जाएगा। ये कुपोषित बच्चे का दिमाग उस लायक रहेगा ही नहीं कि वो स्वतंत्र विचार, विज्ञान, टेक्नोलॉजी में कुछ गंभीर शोध, अध्ययन, अध्यापन कर सके। सही बात है। तो मान लीजिए बाकी संस्थाएं ठीक है, एक खास किस्म की सरकार है, उसकी तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन उस देश का भविष्य निश्चित रूप से अंधकारमय है और गर्त में जाएगा, जहां विश्वविद्यालयों को एक व्यवस्था, राजनीतिक सत्ता और एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार का एक तंत्र बना दिया जाएगा। हमको सुनकर हंसी आई। और जानते हैं अब होगा क्या? अब कॉलेज के डीन, हेड, वाइस चांसलर विद्यार्थियों को डराएंगे। हाँ, कि आपके रिकॉर्ड में देखा जाएगा कि आपने मोदी के सेल्फी पॉइंट पर जाके अपनी फोटो खींचा कि नहीं, सेल्फी लिया कि नहीं। सही कह रहे हैं। हमको लगता है कि कुछ बोनस पॉइंट दिया जाएगा मार्कशीट में कि आपने सेल्फी पॉइंट मोदी के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर कितना फैलाया और कितना वायरल किया। तो अब विद्यार्थी किताब कॉपी छोड़कर सिर्फ उन्हीं चीजों को फैलाने की कोशिश करेगा, इसमें लग जाएगा। दूसरी बात है कि बहुमत विद्यार्थी को ये पता है, मार्क्स ने एक जर्मन शब्द का इस्तेमाल किया है, लुम्पेन प्रोलेटारिएट, लंपून सर्वहारा। बेरोजगार आपके यहां है नहीं, 43 साल में अधिकतम बेरोजगारी का दर है। 77% कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर में चली गई। और पब्लिक सेक्टर के कॉलेज यूनिवर्सिटी को आप अपनी राजनीतिक सत्ता और पार्टी के प्रचार का तंत्र बढ़ाने जा रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटी प्राइवेट खुली यहां बहुत अच्छी, जैसे अशोका यूनिवर्सिटी। अशोका यूनिवर्सिटी के उन सारे प्रोफेसर को निकाल दिया गया। मैं आपको एक घटना बताऊं, एक विश्वविख्यात राजनीति विज्ञान वैज्ञानिक हैं प्रताप भानु मेहता। उन्होंने अपने एक लेख में लिख दिया कि भारत की राज्य व्यवस्था इस समय इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है। एक चुनी हुई अधिनायकवादी सरकार है। अगले दिन उनको नौकरी से निकाल दिया गया, आजकल वो अमेरिका में है। अरविंद सुब्रमण्यम, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार थे, उनको निकाल दिया गया अशोका यूनिवर्सिटी से। तो अब या तो आप ज्ञान विज्ञान में प्रगति करने का उद्देश्य रखें, या तो शैक्षणिक संस्थाओं को एक राजनीतिक पार्टी, एक शासन तंत्र, उसके प्रचार का। और ये जो लुम्पेन एलिमेंट है, ये जानता है कि अगर हमारा अपॉइंटमेंट भी होगा तो जितना हम सेल्फी खींच के वायरल करेंगे उसको देखा जाएगा अपॉइंटमेंट के समय। तो अब वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर लग जाएगा सेल्फी पॉइंट पर जा जाके लेने पर। तो मैं यही कह सकता हूं कि उच्च शिक्षा में केवल निरंतर गिरावट नहीं आ रही है, यह अपने उद्देश्यों को खो रही है। और यहां का अध्ययन, फैकल्टीज का अपॉइंटमेंट
उनकी स्वतंत्र चिंतन परंपरा, आज जानते होंगे कि भारतवर्ष शास्त्रार्थ का देश था। हाँ, इसी बनारस में एक तोता ने हरा दिया था जी जी एक बहुत बड़े आध्यात्मिक शख्सियत को। जी जी। हैं? यहां पर कबीर रैदास का ये जगह है, जिन्होंने पूरी व्यवस्था को चैलेंज किया। पाथर पूजे हरि मिली तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे जेई का पीसा खाए। तो इन क्षेत्रों को आप विनष्ट करते जा रहे हैं और आप उनको एक राजनीतिक यंत्र बना रहे हैं। हमारे समझ से सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और किसी एक बाहुबली राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री के प्रचार तंत्र का हिस्सा विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजेस या इनको न बनाकर एक ऐसी व्यवस्था कायम करनी चाहिए जहां पर एक खुला आकाश हो, खुली हवा हो और जिसमें आलोचनात्मक चिंतन की परंपरा को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन वो कैसे संभव होगा जब आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की आप बात कर रहे हैं, उसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आरएसएस की शाखाएं भी लगती हैं और पंथ संचलन भी होता है, लंबे समय से हो रहा है। मैं इन सब बातों की, मैं बहुत सी चीजों को जानता हूं जो मैं बता नहीं सकता आपके कैमरे पर ऑफिशियली कि क्या क्या हो रहा है। कहीं से टेलीफोन आ रहा है, हाँ, उस शहर का मैं नाम नहीं बताऊंगा, तब वीसी प्रोफेसर रीडर लेक्चरर का अपॉइंटमेंट हो रहा है। हाँ, उस शहर का नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन टोटली विनष्ट हो गई। हाँ, आ जाओ गोपाल, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को टोटली इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार तंत्र बना गया। एक घोर अलोकतांत्रिक और तानाशाह व्यक्ति जगदेश प्रसाद को यूजीसी का अध्यक्ष बनाया गया। तो हमारा आपके माध्यम से यह आग्रह है, क्योंकि इसलिए आग्रह है कि सिकंदर भी आए, पोरस भी आए, हिटलर भी गया, मुसोलिनी भी चला गया, बड़े बड़े तानाशाह चले गए। ये बात ठीक है कि हमारे प्रधानमंत्री के अगर आप मित्र मंडली को देखें तो जैसे पुतिन है रूस के, या ब्राजील के बोल्सोनारो थे जो हमारी 26 जनवरी के परेड में आए थे तानाशाह, या अब जो अर्जेंटीना का चुना गया मिलेई, या इटली की जॉर्जिया मेलोनी जो इनकी बड़ी मित्र हैं, या अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, तो हमको लगता है कि चाइना की व्यवस्था को अगर आप देखें, एक चीज मैं चतुर्वेदी जी आपको और बताना चाहता हूं, मैं गो की बनारस अब वैसा नहीं रहा जहां पर कार्ल मार्क्स का नाम लिया जाए। चाहे भारत ना ले, लेकिन दुनिया उसको लिखती पढ़ती रहेगी। हाँ, और जब तक दुनिया में गरीबी, बेरोजगारी, शोषण रहेगा वो याद आएगा और लोगों को सताएगा। मार्क्स का कहना था कि शिक्षा एक राजनैतिक व्यवस्था को टिकाऊ और कायम रखने का यंत्र है। वह सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का यंत्र नहीं है, वह सुपर स्ट्रक्चर है। हाँ। एक आडंबर है
जो आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को संपोषित करती है। तो आज बहुत दिनों के बाद मार्क्स की वो बात हमको याद आ गई कि शिक्षा जो यूजीसी का ये सर्कुलर 1 दिसंबर का आया है, वास्तव में एक खास किस्म की राज्य व्यवस्था, खास किस्म की राजनीतिक विचारधारा, जिसके मूल में सांप्रदायिकता, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, जिसके मूल में विरोध पक्ष को समाप्त कर देना है। शिक्षण संस्थाओं को यह तो एक वानगी है। हाँ। अभी आप देखते जाइए, एक कहावत है कि जब खीर को तस्मई कहूंगा तब जानोगे। जी। अभी तो ये वानगी है। हाँ। अगर लोग सावधान नहीं हुए और विद्यार्थी अगर एक वर्ग के रूप में नहीं उभरा, अगर वो अपनी बेरोजगारी पर नहीं चिंतित हुआ, अपने शिक्षा के स्तर पर नहीं चिंतित हुआ, तो आने वाले दिन बड़े अफसोसनाक होंगे, मैं यही कह सकता हूं। तो सर्कुलर जो जारी हुआ है उसमें नई शिक्षा नीति का भी जिक्र किया हाँ, है, हाँ, उससे जोड़ा गया है। नई शिक्षा नीति के अलावा स्पेस साइंस, हाँ। और जो अन्य उपलब्धियां हैं भारत की, हमें नहीं मालूम क्या उपलब्धियां हैं, क्योंकि जो वैश्विक इंडिसेज हैं, सूचकांक हैं, उसमें हम हर सूचकांक में नीचे गिरते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। तो पता नहीं किस उपलब्धि को दिखाएंगे। मतलब उनका ये कहना है कि उपलब्धि वही है जो हम कह रहे हैं। हाँ। और हमारे ही शासन काल में सब उपलब्धि हुई है। हाँ। इसके पहले ना कुछ भी नहीं हुआ। ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस था, जो सर्व प्रसिद्ध इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है वो था, न टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च था, न इसरो था, न एटॉमिक एनर्जी कमीशन था, न एम्स था, न यहाँ एयरपोर्ट थे, न सी पोर्ट थे, कुछ था ही नहीं। कुछ था ही नहीं। तो उस सेल्फी पॉइंट पर जाके आप उनके बैकड्रॉप में वो रहेंगे, और उसका गूगल ने तस्वीर भी दिखा दिया है कि वो सेल्फी पॉइंट कैसा होगा। और सबसे पहले ही खबर वायर ने ब्रेक किया, इस न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज के रूप में दिया। तो मैं यही कह सकता हूं कि ज्ञान की स्थापित परंपराओं, सृजनात्मक और आलोचनात्मक विचारों को एक तरफा मोड़कर न तो यहां के नौजवानों का हित होगा, न विज्ञान का हित होगा, न आर्थिक विकास होगा। हां, आंकड़ों में आप दिखा सकते हैं सेल्फी पॉइंट पर, लेकिन जमीन की जो हकीकत है, आप तो 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर जिला रहे हैं। हाँ। देखिए, 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए, लेकिन पर कैपिटा इनकम क्या है? $2026 सालाना भारत के इंसान की, और बाकी जगह 20,000 से लेकर $40,000 एवरेज पर कैपिटा इनकम। आप इसको चतुर्वेदी जी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को ऐसे समझिए कि अगर चतुर्वेदी जी के पास 1 लाख रुपया है और हमारे पास 5,000 है, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए, तो सबके पास हो गया 52.5 लाख, 52,500, 52 लाख, 52,500। उस तरह का ये आंकड़ेबाजी है।
तो मेरा तो आग्रह है कि इस पर लोग गंभीरता से सोचें। एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपने भी शैक्षिक वातावरण, माहौल, शिक्षा, उन पर जो अपने विचार दिए, ये जो सेल्फी पॉइंट होगा किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी कॉलेज में, वो समय चाहे जो हो, सरकार चाहे जो हो, सिर्फ एक ही विचारधारा के छात्र तो आएंगे नहीं, तो एक क्लैश भी होगा। नहीं नहीं, देखिए अराजकता भी होगी। नहीं, भय हाँ, और स्वार्थ दोनों का अगर आप सम्मिश्रण करें तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी जाएंगे कि भाई एक सबूत रहेगा, शायद आगे काम आ जाए, भले ही उस विचार से सहमत ना हो। हाँ, जैसे कुछ टूरिस्ट भी आएंगे। हाँ, बिल्कुल आएंगे। जैसे विश्वनाथ मंदिर, हमारे बीएचयू को लीजिए। हाँ, इन्होंने लिखा है कि महत्वपूर्ण स्थानों पर। हाँ, तो जैसे विश्वनाथ मंदिर में आएंगे तो वो लोग भी खिंचवाएंगे, बिल्कुल। तरह तरह के लोग आएंगे, सर सुंदरलाल अस्पताल के सामने भी आ कितने जाएंगे। लोग खिंचवाएंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोग ये दिखाना चाहेंगे, उनका उद्देश्य है ये, वो ये मान के चल रहे हैं कि हम विश्व के सबसे लोकप्रिय आदमी हैं। तो आप क्यों नहीं उसके संग फोटो खिंचवाना चाहेंगे? नहीं, अगर वो फोटो हम नहीं खिंचवाएंगे तो उसके लिए, जैसा आपने बताया भी कि उनको भय भी उनके ऊपर होगा। कॉलेज में प्रेशराइज भी किया जाएगा, डराया जाएगा, प्रेशराइज भी किया जाएगा। हो सकता है कि डीन डायरेक्टर कहे कि आज हम 2 घंटा क्लासेज नहीं चलेंगी, और सभी टीचरों से कहे कि अपने क्लास के विद्यार्थियों को ले चल के सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी खिंचवाइए। हाँ, तो अगर डीन डायरेक्टर कुलपति के निगाह में आ जाएगा ऊपर, हाँ, और फिर कुलपति उसका रिकॉर्ड ऊपर सबमिट करेगा, तो वो कहीं का गवर्नर होगा, कहीं उच्च पद पर जाएगा, भी बड़ा फायदा है ना। और उसके बाद अगर कहीं से ये मामला आगे बढ़ेगा तो आप वैसे ही कह देंगे, जैसे कोरोना काल में आपने कहा कि सबको वैक्सीन लगवानी है, वैक्सीन आप नहीं लगवाएंगे तो आप ट्रेन का टिकट नहीं पाएंगे, हवाई जहाज का टिकट नहीं पाएंगे, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये मामला जब कोर्ट में आया तो नहीं, सुनिए, हो सकता है जैसे हमारे यहाँ LLB है, LLM है, PhD है। हाँ, तो जब LLM में कोई छात्र अप्लाई करे तो कह दे कि फॉर्म के संग आप सेल्फी पॉइंट वाला फोटो लगाइए। हाँ, जैसे ये कोरोना के सर्टिफिकेट पर 5 किलो अनाज के झोला पर, यह भी हो सकता है। देखिए रूस में हाँ, स्टालिन के जमाने में जो जगह पर स्टालिन की फोटो जो नहीं लगाता था उसको सजा हो जाती थी। यही हाल पुतिन के देश में है, यही हाल चीन में है। शी जिनपिंग का जो नहीं तारीफ करेगा वो गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। जिस डॉक्टर ने सबसे पहले कोविड के बारे में चेतावनी दिया उसको मरवा दिया गया है। हाँ, नोबेल प्राइज जिसको मिला चीन में, उसको गायब कर दिया गया, वो नॉर्वे जा नहीं सका नोबेल प्राइज का पदक लेने। क्या क्या होगा? ईश्वर से यही प्रार्थना है, अगर ईश्वर कहीं है, कि ऐसा न हो। समस्त बुद्धिजीवी, समाज सेवी, छात्र, अध्यापक इस खतरे को समझें और इसके विरुद्ध जिससे जो संभव हो वो प्रयत्न करें। जी बिल्कुल, कि भारतीय शिक्षा जगत को, भारतीय शिक्षा के ये अंत का आरंभ है। प्रोफेसर सिंह से आपने विशद
चर्चा सुनी, उनका आख्यान सुना, क्या कुछ उन्होंने बताया, ये इसकी जानकारी आप तक पहुंची। हम इसके लिए प्रोफेसर सिंह को धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। अब आपसे अनुरोध कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार दें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको इस तरह की परिचर्चा में हमेशा शामिल करते रहेंगे, आप तक हर घटनाक्रम को पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।